हेलो। मेरा नाम डॉक्टर चिंतन पटेल है और मैं एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि अस्थमा एक रेस्पिरेटरी ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और 2045 तक ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इनहेलर्स है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, लाइफस्टाइल चेंज करना। और ये भी हम जानते हैं कि बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट टेक्निक टू डिलीवर मेडिसिन जो है वो इनहेलर्स है। और इनहेलर्स, नेबुलाइजेशन, ये सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है विदित मिस्त्री, जो एस्थमा एजुकेटर है सिप्ला रेस्पिरेटरी डिवीजन से। ये भी आपको पता होगा कि एस्थमा में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी जो नॉर्मल सांस की नली होती है वो कुछ इस तरीके से मोटी हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो सारे उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी दवा जो आपके एयरवेज में डायरेक्ट इम्पैक्ट करके आपकी एयरवेज को डायलेट करके उसका इन्फ्लेमेशन कम करके उसका मोटापा कम करेगी, तो हमें वो बेस्ट रिजल्ट देती है और लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपका लंग फंक्शन भी बढ़ता है। सो विदित, मार्केट में आप बताएंगे कि कौन से डिवाइसेस अवेलेबल है? तो मार्केट में टोटल 5 टाइप के डिवाइस अवेलेबल है। जैसे ड्राई पाउडर इनहेलर बोलते हैं, उसमें टोटल 2 टाइप के आएंगे। ये है रोटा हेलर। दूसरा ड्राई पाउडर जो आता है डिवाइस, दैट इज़ रिवोलाइज़र। ड्राई पाउडर के अलावा हमारे पास प्रेशराइज मीटर डोज भी आते हैं, जैसे इनहेलर। जो तीसरा टाइप आता है डिवाइस में, दैट इज़ सेमी ऑटोमेटेड डिवाइस, दैट इज़ मल्टी हेलर। जो फिफ्थ जो डिवाइस आता है, दैट इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज एक्टिवेट डिवाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ जो डिवाइस रहता है, दैट इज नेबुलाइजर। अच्छा, तो मार्केट में इतनी वैरायटी के इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम यस। दवा ले सकते हैं। तो हमें एक थोड़ा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आप बता सकते हैं कि कौन से डिवाइस को कैसे यूज करना है? श्योर। जैसे फर्स्ट हम लोग जो डिवाइस टेक्निक सीखेंगे, दैट इज ऑफ रोटा हेलर। रोटा हेलर डिवाइस के साथ रोटा कैप भी आती है। उसका टेक्निक है, जस्ट ओपन, क्लोज द लिड ऑफ द रोटा कैप्स। जो रोटा हेलर डिवाइस रहता है उसमें यहाँ पे होल आता है। तो ये जो रोटा कैप है उसका कलर और पार्ट हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये जो होल है उसमें हमको रोटा कैप इंसर्ट करनी है, और यहाँ से लेवल स्मूथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फिर यहाँ से हमको डिवाइस होल्ड करना है और बॉटम से आपको रोटेट करना है फुल। जैसे ही आप रोटेट करोगे, जो कैप्सूल है वो ब्रेक हो जाएगी। फिर पेशेंट को बोलना है, जस्ट इन एक्सेल आउट, पूरी सांस आपको बाहर निकालनी है। उसको 2 दांत के बीच में रखना है, होठ से बंद करना है, थोड़ा गला ऊंचा रखना है, और फिर पेशेंट को बोलना है डीप इनहेल करें, ऐसे। जैसे ही पेशेंट ने मेडिकेशन ले ली, पेशेंट को 10 सेकंड तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है। जैसे ही 10 सेकंड हो जाए, पेशेंट को एक्सेल अपने नाक से करना है। तो ये रह गया टेक्निक, जैसे दैट इज़ ऑफ रोटा हेलर। टेक्निक ख़त्म होने के बाद जहाँ पे यहाँ पे जो रोटा के फंसी है उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप होल्ड कीजिए रोटा हेलर, बॉटम से आपको खींचिए, और ये सेकंड पार्ट जो रहेगा, हाफ पार्ट ऑफ रोटा हेलर, तो जस्ट यहाँ पे टच कीजिए। तो जो अपर पार्ट में जो रोटा केप का हाफ पार्ट जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो ये रहेगी टेक्निक, दैट इज़ ऑफ रोटा हेलर। ये तो बहुत ही आसान तरीका है कैप्सूल्स को यूज करने के लिए। और इससे कुछ यूज करते हमें कोई बेसिक प्रिकॉशंस लेने होते हैं? यस। जैसे आपने रोटावेलर का जो टेक्निक मैंने आपको समझाया, पेशेंट ने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है। आफ्टर इनहेलेशन पेशेंट को हमको बोलना है कि आप गार्गल करें।
गार्गल करने से क्या है, कभी भी थोड़ी भी दवा जो यहाँ पे अगर स्टिक हो गई है तो वो निकल जाएगी। तो ये प्रिकॉशन हमको लेना है, डेट इज़ प्रिकॉशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट जो रहेगा अपना, डेट इज़ द वॉशिंग ऑफ डिवाइस। पेशेंट को हमको इंस्ट्रक्ट करना है, नॉर्मल जो अपना टैप वाटर से आप इसको साफ़ कीजिए और उसको पंखा के नीचे सुखाने के लिए रख दीजिए। जैसे ही आप ये जो डिवाइस है सूख जाएगा, इसका एक कंटेनर आता है डब, उसमें आपको रखना है। आप इसको सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर से ही वॉश कर सकते हो, वार्म वाटर या डिटर्जेंट से उसको वॉश नहीं कर सकते हो। जो क्लॉथ आता है उससे भी आपको वॉश नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर। तो ये अपना रहेगा वॉशिंग पार्ट ऑफ द रोटावेलर। ओके, यानी कि इजी टू यूज, इजी टू क्लीन, यस। और इसके मेंटेनेंस में भी ज़्यादा नहीं, प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। इसको हम कब तक यूज़ कर सकते हैं एक डिवाइस को? जैसे रोटावेलर है वो मैक्सिमम हम लोग 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। 6 मंथ के बाद आपको वापस नया परचेस करना पड़ेगा। ओके, यानी कि अगर आप कोई भी एक रोटा हेलर रोटा कैप्स के साथ यूज़ करते हैं तो उसे क्लीन करने का तरीका भी बहुत इजी है, और आप 6 मंथ्स के बाद उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए और एक नया रोटा हेलर ले लीजिए। रोटा हेलर में एक आपने एक दूसरा वेरिएंट भी बताया था, उसे कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मैंने आपको दूसरा वेरिएंट जो ड्राई पाउडर में बताया, उसका जिसको हम बोलते हैं रिवोलाइज़र। जैसे इसकी भी टेक्निक रहेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा एरो है, आपको ओपन करना है और दोनों एरो जो है वो मैच होना चाहिए। फिर आपको ड्रग ये लेना है, दवाई। सेम जैसे आपने रोटाइलर में यूज़ किया वैसे ही कलर वाला पार्ट हमेशा ऊपर रहना चाहिए रोटा कैप्स का। और यहाँ पे जो चेम्बर है उसको आपको वहाँ पे इंसर्ट करना है रोटा कैप्स को। जैसे ही आपने रोटा कैप इंसर्ट कर दी, आपको ये क्लोज करना है। फिर टेक्निक रिमेन सेम, ये लिखा हुआ वाला भाग है वो अपनी साइड होना चाहिए। फिर नॉर्मल जैसे हमने रोटाइलर में जैसे टेक्निक सीखी सेम रहेगी। पहले ब्रीद आउट करना है, फिर उसको दो दांत के बीच में रखना है, होठ से बंद करना है, थोड़ा गड़ा टिल्ट करना है और आपको इनहेल करना है ऐसे। ये है ऐसे टेक्निक, डेट इज़ ऑफ रिवोलाइजर। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे चेम्बर दिख रहा है बराबर। अगर पेशेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट ने डिवाइस टेक्निक यूज़ की है, अगर जो पाउडर दिख रहा है तो पेशेंट मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकता है। जब तक यहाँ पे पाउडर ख़त्म ना हो तब तक पेशेंट यूज़ कर सकता है। आफ्टर द मेडिकेशन पेशेंट को ये रोटा कैप्स निकालना भी है, तो उसको पूरा वापस ओपन कीजिए और फिर जो रोटा कैप्स है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ओके, तो आपका जो पहला डिवाइस था उसमें कैप्सूल इंसर्ट करके उसको तोड़ना है, यस। दूसरा वाला जो है उसमें सिर्फ रख के उसे सिर्फ पिन पिन पियर्सिंग दीजिए। टेक्नोलॉजी से यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी टू यूज है, बहुत हैंडी है, और क्लीन करने में भी किसी के कोई इश्यूज नहीं है। सो अगर आपके डॉक्टर ड्राई पाउडर इनहेलर्स और कैप्सूल्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं जो कुछ इस तरीके से ऐसे डब्बे में आएगी, तो इसे हमें कैप्सूल समझ के निगल नहीं जाना है। इसके साथ जो दो डिवाइसेस आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, या तो ये या तो फिर ये वाला, इसके साथ आपको यूज करके आपके लंग्स के अंदर पूरा इनहेल करना है जिससे दवा अच्छे से एक्ट करे। यूज करने के बाद गार्गल करना अवश्य ना भूले, क्योंकि कई बार ये होता है कि ड्राई पाउडर थ्रोट में या माउथ में थोड़ा डिपॉजिट करता है, तो उससे कई बार थोड़ा सा थ्रोट इरिटेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए हमें माउथ गार्गल करके थोड़ा भी जो भी डिपोजिशन हुआ है उसे निकाल देना है। तो ये थी हमारे ड्राई पाउडर इनहेलर्स और कैप्सूल के बारे में बात। आपने फिर प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर्स की बात की है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन जरा दिखाएंगे आप? जैसे मैंने जो सेकेंड टाइप ऑफ डिवाइस बोला है, दैट इज़ प्रेशराइज मेटाडोज। इसका भी टेक्निक रहेगा, पेशेंट को थंब नीचे और दो उंगली ऊपर ऐसे होल्ड करना है। जब भी पेशेंट नया परचेस करे, पेशेंट को बोलना है शेक द इनहेलर। एवरी टाइम जब भी डोजिंग लेगा पेशेंट को इनहेलर शेक करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगा, माउथ पीस है उसको ओपन करना है। ये जो माउथ है, माउथ पीस का जो पार्ट रहेगा, दो दांत के बीच में रखना है, होठ से बंद करना है। फिर पेशेंट को हमको इंस्ट्रक्ट करना है कि स्लोली स्लोली पेशेंट को इनहेल करना चालू करना है। फिर यहाँ से प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेगा पेशेंट को तुरंत ही इनहेल करना पड़ेगा। ये जो प्रेसिंग है और इनहेलेशन है वो दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम रहना चाहिए। ऐसे ऐसा।
तो ये है टेक्निक दैट इज़ ऑफ प्रेशराइज मीटर डोज। जैसे ही पेशेंट का मेडिकेशन ख़त्म हो जाए, जस्ट यू टू क्लोज द कैप। अभी जैसे हमारा जो प्रेशराइज मीटर डोज है, तो पेशेंट की क्वेरी रहेगी कि कब उसका पता चले पेशेंट को कि इन्हेलर में दवा है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्हेलर है उसमें डोज काउंटर दिया गया है। इनिशियली जब भी पेशेंट परचेस करेगा, यहाँ पे 120 मीटर डोज रहेगा और ग्रीन कलर रहेगा। जैसे ही 40 पे रीडिंग आएगा, हाफ ग्रीन एंड हाफ रेड कलर रहेगा, और ज़ीरो पे आ जाएगा रीडिंग, यानी देर इज़ नो डोज लेफ्ट इन द इन्हेलर। तो पेशेंट को जैसे ही ज़ीरो पे आ जाएगा, ही नीड टू डिस्कार्ड दी इन्हेलर एज वेल एज। जैसे 40 पे रीडिंग आ जाए, तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सजेशन लेने के, व्हेन आई हैव टू बाय नेक्स्ट इन्हेलर और व्हेन आई हैव टू कंटिन्यू माई मेडिकेशन सर। ओके। तो इट इज़ एन इंडिकेटर फॉर द पेशेंट। ओके। इसमें मेरे ख्याल से प्रेशराइज्ड मीटर डोज मतलब जो आपने मीटर की बात करी है, हम्म। यानी कि ये वाला मीटर है जिससे हमें पता चलेगा कि कैनिस्टर में जितनी दवा है वो कितनी यूज हो रही है और कब हमें रिप्लेस करनी रिप्लेसमेंट होती है। और इसके अंदर जो दवाई है वो मिस्ट फॉर्म में है, इस फॉर्म यानी में धुएं के फॉर्म में है, जो शायद हम परफ्यूम वगैरह में परफ्यूम में जैसे यूज़ स्प्रे किए। करते हैं वैसे। तो वो टाइम पे जैसे आपने बोला जैसे मुंह में रख के इनहेल करना है, तो वो टाइम पे एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन के बारे में आप बात कर रहे हाँ, थे। तो वो क्या कोऑर्डिनेशन है वो और वो कितना जरूरी है? बॉडीज है इसलिए कि जब भी पेशेंट प्रेस करेगा वो टाइम पे, जैसे हम लोग बोलते हैं, सर ने बताया मिस्ट, तो जैसे ही प्रेस करेगा तो ड्रग रिलीज होगा। तो वो टाइम पे ही पेशेंट को साथ में इन्हेलर डीप करना पड़ेगा। अगर पहले पेशेंट प्रेस करेगा और फिर इन्हेल करेगा ना, तो ये जो मिस्ट फॉर्म जो ड्रग निकलेगा वो पूरा मुंह में स्टिक हो जाएगा। ओके। फिर जो पेशेंट का मेडिकेशन रहेगा वो भी कंप्लीट ना होगा, और पूरा मेडिकेशन मुंह में स्टिक हो जाएगा। और जो हम लोग इन्हेलेशन की बात करते हो, तो लंग्स में पूरी दवा नहीं जाएगी, तो ओके। वेस्ट ऑफ द ड्रग भी रहेगा और इम्प्रॉपर टेक्निक भी रह जाएगी, तो उसकी वजह से पेशेंट की थेरेपी कंप्लीट ना हो सकेगी। ओके। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेशन साथ में होना चाहिए। तो पेशेंट का डीपली ब्रीथ रहेगा और पेशेंट मेडिकेशन पूरे लंग्स में जाके जहाँ पे तकलीफ है वहाँ पे डिपॉजिट होगी। ओके। तो इन केस अगर कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे बच्चे हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, तो उसके साथ ये कैसे यूज कर सकेंगे? या फिर इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे, या फिर डायरेक्ट दे देना है, या फिर किसी की हेल्प लेनी है? तो इसमें कैसा हेल्प होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो टेक्निक है वो कोऑर्डिनेशन रहेगा। पर कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं, जैसे दैट इज़ एज ओल्ड पेशेंट अबाउ 80 ईयर्स, या जैसे बच्चे पेशेंट जैसे आपने बताया, तो वो टाइप के पेशेंट में हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज़ स्पेसर। हम लोग इसको बोलते हैं जीरो स्टेट वीटी स्पेसर। ये डिवाइस को हमको असेंबल करना है, यहाँ पे नॉच दिया गया है दोनों साइड, तो आपको यहाँ से असेंबल करना रहेगा। फिर जैसे पेशेंट का जो इन्हेलर है वो यहाँ से अटैच करना पड़ेगा, और ये रहेगा माउथ पीस का पार्ट। ये कैप को पेशेंट को ओपन करना पड़ेगा, ये दो दांत के बीच में रखना है, होठ से बंद करना है, और पेशेंट को बोलना है प्रेस। जैसे ही पेशेंट प्रेस करेगा, जो दवा है वो 1 मिनट तक अंदर सस्पेंड रहेगी, और पेशेंट को टाइम मिल जाएगा इन्हेलेशन का। जैसे ऐसा रहेगी टेक्निक पेशेंट। तो जैसे ही पेशेंट ने प्रेस किया, 1 मिनट तक पेशेंट को टाइम मिलेगा इनहेलेशन का। और जैसे ही सर ने अभी अपने को बताया कि पेशेंट को कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो ये टेक्निक से कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट की नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग पे भी ये डिवाइस वर्क करेगा, और ये पेशेंट कंप्लीट डोज यहाँ से ले सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो स्टेट वीटी स्पेसर। तो ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब यानी कि हम जैसे प्रेशर की बात कर रहे थे, हम्म। जैसे हमने ये किया और ये जो बहुत जोर से धुआं आ रहा है, अगर हम वो कोऑर्डिनेशन से नहीं ले पा रहे तो ये स्पेसर आपको बड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि हम जब भी इसमें प्रेस कर रहे तो ये पूरा मिस्ट इसके अंदर आ अंदर रहा है। है। जो कोई भी व्यक्ति जिसको लेने में तकलीफ हो रही है वो आराम से धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथिंग से सारी दवा को इनहेल कर लेगा। लेकिन जैसे आपने बोला, इसमें एक मेन चीज ध्यान रखनी है कि नाक से नहीं बट मुंह मुंह से से सांस सांस लेना, लेनी। वरना कई बार होता है कि मुंह में रखने के बाद वो पर्सन नाक से सांस लेते रहता है और दवा जो है वो अंदर जाती नहीं है। तो जब भी आप स्पेसर के साथ इस मशीन को यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप माउथ से सांस लीजिए, ना कि नाक से। इसके अलावा
आपने फिर बात की थी सेमी ऑटोमेटिक डिवाइसेस के बारे में, तो वो क्या है? जैसे सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस में हमारे पास जो है दैट इज़ मल्टी हेलर उसको बोलते हैं। ये डिवाइस में ऑलरेडी प्री लोडेड डोज रहता ही है, अलग से कैप्सूल डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी भी टेक्निक रहेगी, जस्ट पेशेंट को पूरा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे स्विच दिया है डोज लोडिंग के लिए, तो पेशेंट को जैसे ही स्विच ओपन लोड करना है तो डोज लोड हो जाएगा। यहाँ पे जो है माउथ पीस दिया है, वहाँ से पेशेंट को इनहेल करना है ऐसे। फिर ये रहेगी मल्टी हेलर की टेक्निक। जैसे ही पेशेंट का मेडिकेशन कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे जो हमने स्विच ऑन किया है वो नेक्स्ट लोड के लिए हमको वापस ऑफ करना है और आपको डिवाइस क्लोज करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक जैसे इसको बोलते हो मल्टी हेलर। बिल्कुल, काफ़ी ईज़ी है, मतलब इसमें जो भी मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, वो रोटा कैप्स यानी कि जो ड्राई पाउडर के जो डिवाइसेस है, रोटा हेलर्स है, रिवोलाइजर्स है, उससे और भी मॉडिफाइड वर्जन है, जिससे ये मॉलिक्यूल आपको सिर्फ 2 क्लिक घुमा के आपको इजीली इनहेल करना है। प्लस एट द सेम टाइम इसमें जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लगती है, जो आपके ड्राई पाउडर डिवाइसेस में लगती है, उससे इसमें कम लगती है। इसलिए इसे सेमी ऑटोमेटिक कहा जाता है। यस। इसमें फिर आपने ऑटोमेटिक वर्जन्स की बात की है, तो ऑटोमेटिक वर्जन और इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है। जैसे मैंने अभी जो बात आपको दिखाया, हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ मल्टी हेलर। इसमें जो ड्रग रहेगा वो ड्राई पाउडर फॉर्म में रहेगा, दैट इज़ पाउडर फॉर्म में। अभी जैसे ऑटोमेटिक की बात किए थे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथ एक्टिवेटेड डिवाइस। ये डिवाइस पूरे कम्प्लीटली पेशेंट के ब्रीथ पे एक्टिवेट होएगा। जैसे हमारा इनहेलर आता है उसमें हम लोग को प्रेस करना पड़ता है, पर इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। तो जब भी आप कोई भी इनहेलर यूज़ करो या ब्रीज एक्टिवेटेड, पेशेंट को हमेशा इनहेलर शेक करना पड़ेगा। फिर जस्ट हैव टू होल्ड स्ट्रेट एंड ओपन द कैप जेंटल। फिर जो ये माउथ पीस है हमको दांत के बीच में रखना है, होठ से बंद करना है और पेशेंट को बोलना है जस्ट इनहेल। जैसे ही पेशेंट इनहेल करेगा, ऑटोमेटिक टेस्ट फायर हो जाएगा, पेशेंट को डीप ब्रीथ करना है ऐसा। जैसे ही पेशेंट का मेडिकेशन कंप्लीट हो जाए, वी नीड टू क्लोज द कैप। सेम वी ऑल्सो हैविंग योर डोज काउंटर, जैसे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकें कि पेशेंट इनहेलेशन में डिवाइस है या नहीं है। जैसे ही ज़ीरो आ जाए पेशेंट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको एक टेक पेशेंट को कंफर्म हो जाएगा, जैसे हमने अभी जो डिवाइस टेक्निक यूज़ किया है, तो जैसे ही हमने पेशेंट ने ब्रीथ किया तो एक आवाज़ आएगी, वो कंफर्मेशन को पेशेंट को मिल जाएगा कि ही हैज़ टेकन द डोज। तो ये है ब्रीथ एक्टिवेटेड डिवाइस। ओके, यानी कि इसमें जैसे इजी यूज़ करना तो बहुत आसान है, जैसे उसमें आपने दूसरा वाला बताया था जिसमें दबाना था, दबाना है, और इसमें सिर्फ खोल के मुंह में रख के सिर्फ सांस ले लेनी सांस है। लेना है, इसलिए प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं कुछ करना भी है, नहीं, जो भी एक्टिवेशन हो रहा है वो सारा अपनी सांस से ही सांस हो पे रही है। करो। तो क्या इसके साथ दूसरा कोई डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर कोई इंसान नहीं ले पाता है, जैसे हमने एमडीआई में देखा है कि आप स्पेसर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या स्पेसर कनेक्ट कर सकते हैं हम? नहीं, हम लोग इसमें स्पेसर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। इसलिए ओके, तो इसमें एक डिसएडवांटेज रहता है कि स्पेसर कनेक्ट नहीं नहीं कर होता है। सकते। बट आपने जैसे इसका एडवांटेज बोला कि सांस लेने पे ही ये एक्टिवेट हो हो जाएगा, जाए। तो जैसे हमने खोला, जैसे ही आपने सांस ली, तो ये इस तरीके से कुछ एक्टिवेट हो जाता है। सो मिनिमल एफर्ट्स पे भी आपका ये ड्रग डिलीवर होने वाला है। बस आपको सांस थोड़ी लंबी खींचनी है, जिससे ये ड्रग पूरी आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाए। बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, यानी कि इवोल्यूशन के साथ जैसे जैसे हमारे मोबाइल्स इतने हाँ, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि अभी हम इतने एंड्रॉयड और एडवांस हो गैजेट्स रहे हैं। यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही आप ड्राई पाउडर के छोटे से एक इतने ऐसे मशीन जो थे, वहां से हम हाईटेक गैजेट्स के ऊपर आ रहे हैं। सो आपके पास बहुत बड़ा बास्केट है। आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के हिसाब से आपको जो भी डिवाइस अच्छा लगे आप यूज करिए, जिससे आपको अंदर बेनिफिट रहे। समटाइम्स ऐसा भी हमें देखा गया है कि जैसे आपने ये नेबुलाइजेशन फॉर्मेट की भी बात की, तो उसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि हर कोई यूज कर सकता है नेबुलाइजर? नेबुलाइज फॉर्म जो अपने जैसे सीवियर सीओपीडी क्लास ऑफ पेशेंट है, एज ओल्ड पेशेंट रहता है, स्मोकिंग हिस्ट्री रहता है,
और जैसे इसकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बहुत कम हो, जैसे हमारे पास अभी जो हमने जो डिवाइस रिप्रेजेंट किए, वो लेने की भी उसकी भी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ना हो, तब हमारे पास जो फिफ्थ टाइप ऑफ डिवाइस होता है, दैट इज नेबुलाइजर। ओके, उसके कुछ पार्ट्स हमें बताएंगे और कैसे यूज करना है इसे? नेबुलाइजर में जैसे ये रहेगा माउथ पीस का पार्ट, और दूसरा ये रहेगा चेम्बर का पार्ट। तो यहाँ पे पेशेंट को चेम्बर को ओपन करना रहेगा, और जो भी दवाई रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं रेस्प्यूस फॉर्म, जो ओके। वो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमको कैप बंद करना पड़ेगा, बराबर। और यहाँ पे जो मशीन आएगा और ये ट्यूबिंग आएगा, तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन पाइप। ऑक्सीजन, यस, ये ट्यूबिंग हमने अटैच कर दी है, और ये जो दूसरा पार्ट रहेगा वो नेबुलाइजर में जाएगा। और पेशेंट को नेबुलाइजर जैसे ही हम लोग ऑन करते हो, तो यहाँ से रख के पेशेंट यूज़ कर सकता है। ओके। इसमें हम लोग मास्क भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कोई पीडियाट्रिक पेशेंट रहेगा या फिर अडल्ट पेशेंट रहेगा, एज ओल्ड पेशेंट, तो आप यहाँ से मास्क भी अटैच कर सकते हो। ओके, तो यानी कि एज ग्रुप के हिसाब से अलग 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 अलग, फॉर्मेट्स है, जैसे कि बच्चों के लिए छोटे मास्क आते हैं, अडल्ट के एडल्ट्स के लिए। लिए बड़े आते हैं। और जो इंसान मास्क के अलावा अगर डायरेक्ट माउथ पीस भी यूज करना चाहता है तो डायरेक्ट माउथ पीस भी है। माउथ पीस और मास्क में दोनों में कुछ अंतर है? माउथ पीस में जैसे हम लोग ने डाला, तो ये मुंह में ही रखना है। तो पूरा जो पाउडर है, जैसे इसमें भी हम लोग नेबुलाइजर जो बोलते हैं मेडिकेशन, वो 20 फॉर्म में ही आएगा। ओके। तो पूरा माउथ जैसे ही रहेगा तो अंदर ही जाएगा। ओके, और यानी जैसे कि ही बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, में बोले तो ऑक्सीजन से जो प्रेशर जनरेट होने वाला है, उससे जो आपने रेस्प्यूल्स अंदर डाली है उसमें से जो धुआं होगा, धुआं मिस्ट फॉर्म धुआं, उससे आप इनहेल कर लोगे या तो माउथ में रखे हुए डिवाइस से या डिवाइस है, तो मास्क। मास्क से। ओके, ठीक है। तो यानी ये कुछ ऐसे लोगों के लिए है, बच्चे हैं या ओल्ड एज है, जो इनहेलर विद स्पेसर भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, या फिर एक्यूट एक्सर्बेशन केसेस जहां पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसे केसेस में हम नेबुलाइजर को यूज करेंगे। सो विथ इवोल्यूशन आई गेस बहुत सारे नए नए टेक्निक्स और नए नए डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में। और हम जानते हैं कि हर एक डिवाइस को, जैसे विदित ने बताया है कि कैसे यूज करना है, हर एक डिवाइस की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लस कुछ ड्राई पाउडर्स क्या है, मिस्ट फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, स्पेसर कैसे यूज करना है, ये सबका एक क्रक्स है जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब कोई भी पेशेंट या एस्थमेटिक पेशेंट जो इनहेलर्स यूज कर रहा है, उसकी सांस लेने की ताकत, वो हम नोज से नहीं देखते, वो मुंह से देखते हैं, क्योंकि सारे डिवाइसेस अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे के सारे हमें इनहेलेशन लेना है मुंह से। ओके, तो ये कैपेसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी, वैसे ही आपके डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट है। आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर अच्छी है तो आपके पास चॉइस है आपको डिवाइस कौन सा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे कि अगर कोई बोले कि मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे इससे लेने का तरीका बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस डिवाइस। या फिर आपको लगता है कि ड्राई पाउडर्स मुझे रिवोलाइजर से लेना है, तो आप वो यूज करिए। किसी किसी को अगर बहुत फैंसी गैजेट्स चाहिए, जैसे कि ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस इजी टू कैरी, सवेरे शाम एक बार यूज करना है, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट गो फॉर दिस। सो आपकी एज के हिसाब से, आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने डिवाइसेस को चूज करिए, क्योंकि पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। बिफोर हम ये सेशन को एंड करें, हम एक छोटा सा डिवाइस है जिसका नाम है ब्रीदोमीटर, इसके बारे में जरा विदित हमें बताएंगे कि इसे कैसे यूज करना है, इसका और इसका महत्व क्या है? भी हम जो सर ने जैसे बताया है, ये डिवाइस को हम लोग ब्रीथोमीटर बोलते हैं। आप जानते ही होंगे कि जैसे डायबिटिक पेशेंट रहता है, तो उसको अगर पता चाह करना हो कि मेरा रीडिंग क्या रहेगा, तो ही माइट बी यूजिंग ग्लूकोमीटर। ये पेशेंट को अगर टेम्परेचर अगर देखना हो तो थर्मोमीटर यूज़ करता है। बिल्कुल। तो जैसे अस्थमा का पेशेंट, तो उसके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वो है हमारे पास पिक फ्लोमीटर, या हम लोग उसको ब्रीदोमीटर ही बोल सकते हो। तो उसकी भी टेक्निक रहेगी, जैसे माउथ पे जैसे हमने डाला, पेशेंट को बोलना है डीप पहले इन्हेल करें, पूरी जितनी भी सांस है उसको रोकना है।
फिर ये जो पार्ट है वो मुंह में रखना है और जोर से ब्लो करना है, ऐसा। जैसे पेशेंट ब्लो करेगा, रीडिंग ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से पेशेंट को पता चल सकता है कि उसका रीडिंग कितना है। और बेस्ड ऑन द एज और चार एज और हाइट के हिसाब से पेशेंट का नॉर्मल रीडिंग बताया जाता है। तो इससे क्या है, पेशेंट को एक टारगेट रह जाता है, पता चल जाता है कि उसका नॉर्मल रीडिंग कितना होना चाहिए, तब तक उसको मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओके। तो ये एक मशीन है, इससे पेशेंट मॉनिटर कर सकता है उसकी मेडिकेशन, थेरेपी एडियरेंस और उसका रीडिंग कितना होना चाहिए वो तब। ओके। तो जितना इम्पोर्टेंट जैसे उन्होंने बताया है ग्लूकोमीटर डायबिटीज पेशेंट के लिए या टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर, वैसे ही एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है PEFR। इसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपका एक चार्टिंग होगा आपके हाइट और वेट बैंड के हिसाब से, और वो चार्ट में आप जहाँ पे आओगे उतनी आपकी एक्सपेक्टेड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। ये हो गया वन फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट रहता है कि आप वीकडेज में सवेरे शाम या दिन में 3 बार ऐसे अलग अलग टाइम पे, वीकडेज में वीकेंड्स में ऐसे करके आपके कुछ अच्छे रीडिंग्स ले लीजिए। जो आपके बेस्ट रीडिंग्स होंगे उसको आप अपने एक नॉर्मल में गिन लीजिए कि ये मेरा, अगर मैं इसमें ब्लो करता हूँ और मेरा 450 टू 500 के बीच की रीडिंग्स आ रहे, तो मैं उसको एक नॉर्मल बेस बेंचमार्क ले लूंगा। जब भी अगर मुझे सांस भारी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मेरा कॉफिंग बढ़ रहा है, तो फिर मैं EFR को यूज कर लूंगा और इसमें मैं ब्लो करूंगा। जब भी ब्लो करूंगा अगर मेरी इसमें कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि 450 की जगह पे 400 आ रहा है, 350 आ रहा है, तो ये राइट टाइम होगा आपके इनहेलर्स को इंक्रीज करने के लिए। आप जो डोज यूज कर रहे हैं, समझो आप 1 टाइम यूज कर रहे हैं तो आप उसको 2 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम कर रहे हैं तो फिर आप 3 टाइम्स कर दीजिए। अगर आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कम ही होती जा रही है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, या फिर आप डायरेक्ट मिल सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी एजुकेशन एस्थमा की गाइडलाइंस होगी उसको आपको फॉलो करना है। समझो कि आपकी परसिस्टेंटली पहले आप 200 थे, धीरे धीरे अगर आप ये 300 आ गया, 400 आ गया, मतलब आपकी जो भी इनहेलेशन डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो उसकी टेक्निक भी अच्छी है, डिवाइसेस आप जैसे भी यूज कर रहे हो उसका डिपोजिशन भी अच्छा हो रहा है, एट द सेम टाइम आपकी लंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये एक छोटा डिवाइस है जो आप घर पे भी रख सकते हो और आप आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं, या फिर एक बेस लैंग्वेज में बोले तो आपकी लंग फंक्शन का चेक ऑन रख सकते हो आप ये डिवाइस से। दैट इज अ वेरी हैंडी टूल विद यस। इट। और मुझे लगता है कि हर एक एस्थमेटिक पेशेंट के पास ये डिवाइस होना चाहिए जानने के लिए। तो इसके अलावा कुछ आप विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इनहेलेशन डिवाइस के ऊपर? जैसे हमने अभी टेक्निक जो समझाई है, जैसे जो टाइप के डिवाइस रहेंगे, मेन चीज़ जो इनहेलेशन में रहती है वो टेक्निक रहेगी। जैसे जितना पेशेंट प्रॉपर टेक्निक यूज़ करे, उसका उसका इनहेलेशन का थेरेपी उतना ज़्यादा कंप्लीट रहेगा। और मेन पार्ट जो रहेगा वो वॉशिंग, ओके। वॉशिंग ऑफ द डिवाइस। क्योंकि वॉशिंग एक हाइजीन पार्ट भी रहता है जब भी कोई मेडिकेशन रहता है। तो वॉशिंग पार्ट भी पेशेंट को बराबर जो जैसे मैंने समझाया उस हिसाब से रहना चाहिए। ओके। तो आपको एस्थमा है जिसमें आपकी सांस की नलियों के अंदर सिकुड़न है, जिसके लिए बेस्ट डिवाइसेस या बेस्ट ट्रीटमेंट बोलेंगे वो है इनहेलर्स। इनहेलर्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स है जिसको हमें कैसे यूज करना है जिसे हमें जान लिया है। यूज करते समय हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम जितना सांस लेंगे उतना हमें रोकना है, जिसमें एक बेस क्राइटेरिया है कि आप 10 सेकेंड्स तक आप अपने ब्रेथ को होल्ड करिए जिससे डिपोजिशन अच्छे से होगा। वंस आपने डिवाइस यूज कर लिया है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप गार्गल कर ले जिससे ड्रग डिपोजिशन जो भी आपके ओरल कैविटी में होगा वो अच्छे से निकल जाए, और आपके कोई भी, यानी अगर चांस थोड़ा भी रहेगा कि आपको जो साइड इफेक्ट्स आए वो नहीं होंगे। प्लस अपने इंस्ट्रूमेंट जब भी यूज कर लिया तो उसको अच्छे से वॉश करिए जिससे हाइजीन टेक्निक हम फॉलो करें, और क्रॉस इन्फेक्शन या फिर उसमें कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। प्लस अगर आप एक डिवाइस से नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसको आप ट्राई करिए एक बार, और जो आपके लिए बेस्ट सूट हो उसको यूज कीजिए। अगर आपकी इसकी कैपेसिटी कम है और तो उसके साथ बहुत एड ऑन डिवाइसेस है जैसे सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक,
उसके साथ भी यानी कि आपके पास स्पेसर की भी अवेलेबिलिटी है, ये भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके पास नेबुलाइजेशन मशीन भी है। पर नेबुलाइजेशन मशीन को आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी आदत ना डालें, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल का डोजेज होता है वो नेबुलाइजेशन में ज़्यादा ज़्यादा यूज़ होता है। होता है। तो ये थी कुछ बेसिक इनहेलेशन टेक्निक्स के बारे में, और मैं विदित को बहुत आभार मानता थैंक हूँ यू कि सर। उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें बहुत अच्छी माहिती दी है, जो आप सबको बहुत काम आएगी। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।